Good morning, children. Welcome back to History and Civics class, Standard 7th. We are going to learn today's Civics. The last chapter of Civics is Chapter 6, Directive Principles of State Policy and Fundamental Duties. Let us start, children. Okay, in the last two chapters, we studied the fundamental rights guaranteed by our Constitution. We learned what rights Indian citizens enjoy. We also learned that our rights have judicial protection. We understood the importance of fundamental rights in our individual and public lives. With this background, we shall now understand what the directive principles of state policy are. Okay, children? द लास्ट जो चैप्टर्स में हमने क्या लर्न किया था फंडामेंटल राइट्स के बारे में, उसकी गारंटी बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशंस. ओके, नाउ हमें अभी ये लर्न करना है कि फंडामेंटल राइट्स जो हम इंडियन सिटीजन्स को एंजॉय करने के लिए बाय कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी राइट्स जो है वो हम किस तरह से हमें यूज़ करना है. अगर सपोज़ किसी ने हमारे हक को छीनने की कोशिश करी तो हम उसके जुडिशियल प्रोटेक्शंस भी कर सकते हैं. जैसा हम कंप्लेंट करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को कंप्लेंट करके हमारे जो राइट्स हैं हमें लेने की पूरी हक होती है. और हमने फंडामेंटल राइट्स को एक इंडिविजुअल पब्लिक लाइफ में किस तरह से उसको राइट्स को फुल्ली यूज़ करके उसके बेनिफिट्स हमें लेना है ये भी हमने लर्न किया था. तो आज ये चैप्टर में हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या है वो देखेंगे. Okay, children, now let us come to the second paragraph. Fundamental rights put restrictions on the power of the government. ये जो फंडामेंटल राइट जो होती है गवर्नमेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस देती है. उसके पास पावर होती है कि गवर्नमेंट को कोई काम करने से गलत काम करने से रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करती है. लेट अस सी व्हाट द रेस्ट्रिक्शंस. अ फ्यू सच रेस्ट्रिक्शंस अपॉन स्टेट आर लिस्टेड बिलो. ये थोड़े बहुत हमारे पॉइंट्स 3-4 points we can through this we can able to know how the fundamental rights put restrictions on the government. State shall not discriminate between and among citizens on the basis of caste, religion, race, language or sex. See children, what the first point tells is हमें कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए कास्ट के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, रेस के ऊपर, लैंग्वेज और सेक्स के ऊपर बिल्कुल इसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए. ये फंडामेंटल राइट्स आके इसमें रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को. सेकेंड पॉइंट, स्टेट शैल नॉट डिनाई एनीबडी इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ द लॉ. स्टेट कभी किसी को लॉ के लिए इनजस्टिस की हेल्प नहीं करेंगे और वो पूरी प्रोटेक्शंस देंगे जस्टिस को. और इक्वल जो भी लॉ में इक्वालिटी देखेंगे वो उसमें भेदभाव नहीं करेंगे. दैट इज़ द सेकेंड पॉइंट. नाउ थर्ड पॉइंट, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ. स्टेट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ. देखो बेटा, हर एक को जीने का हक होता है. उनकी जीने का हक जो है वो किसी से छीना नहीं जा सकता. Now fourth point, state shall not impose any religious taxes. जो टैक्स हम पे करते हैं वो रिलीजियस की बेस में टैक्स नहीं, हर एक को सेम इक्वल टैक्स ही भरना होगा. इस तरह से फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे गवर्नमेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करती है. ओके, वी शुड नॉट डू सच इलीगल जस्टिस टू द पीपल्स. Now let us come to the what the constitution has said. Okay children, the constitution has given express instructions to the state about what policies it should be undertake. This is in the nature of giving directive or guidelines about how to achieve the goals expressed in the preamble. Hence they are called directive principles of state policy. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो प्रियम्बल में हमें पूरी लिस्ट करती है वो बताती है कि हमें पब्लिक के वेलफेयर के लिए हमें कौन सी पॉलिसी सेलेक्ट करना है. वो पॉलिसी पेज नंबर वाइज हर एक का रूल्स एंड रेगुलेशंस वो प्रियम्बल में मेंशंस किया होता है. उस प्रियम्बल में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशंस किया होता है वो हमें डायरेक्टिव पॉलिसी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की स्टेट पॉलिसी में हर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हम उसको वो पॉलिसी को डिक्लेयर करेंगे पब्लिक के सामने. ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट अस गो टू द नाउ नेक्स्ट लास्ट वन. दिस इज द लास्ट पैराग्राफ इन दिस section.
Why were the directives included? Why were the directives included? Directives में क्या included है? Now children, when India won independence, we faced a great challenge of establishing order and carrying out smoothly administration. जब हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था तब हमने बहुत चैलेंजेस फेस किए थे फॉर इंडिपेंडेंस. आफ्टर दैट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए हमने बहुत लड़ाई किया. तब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए. इन कॉन्स्टिट्यूशंस में हर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशंस किया है कंट्री के, हर एक पीपल्स के. सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, हमारे जैसे इंडिया जो बिग कंट्री है वो कंट्री में ये कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हम अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग रहने के बाद भी हम मिलजुल कर रहते हैं. हमारे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस है वो भी स्मूथली होता है. ओके चिल्ड्रन, सो बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा है बेटा? इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, हमारी कंट्री की गरीबी दूर होना चाहिए. बैकवर्डनेस एंड इलिटरेसी, हमारी कंट्री की जो बैकवर्डनेस है वो भी दूर होना चाहिए. और एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, कोई भी इलिटरेसी ना हो, हैड टू बी अर्जेंटली परस्यूड. ये सब चीज़ हमें हमारी कंट्री से दूर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके हैं. द टास्क ऑफ नेशन बिल्डिंग हैड टू बी अंडरटेकन, हमारे लिए ऐसी टास्क बनाना है कि हमारे नेशंस के बिल्डअप हो, हमारे नेशन प्रोग्रेस की तरफ जाए. फॉर दीज न्यू पॉलिसीज हैड टू बी ड्रॉन अप एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन हैड बी अंडरटेकन. इसके लिए हमें न्यू पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंटेशन करना है ताकि ये जो हमारी प्रॉब्लम्स हमारी कंट्रीज़ में हो रही है उस कंट्रीज़ के हमारी कंट्रीज़ के हर एक प्रॉब्लम्स को हमें दूर कर हमारी कंट्री को हमें कहाँ पर प्रोग्रेस की तरफ ले जाना है. इन शॉर्ट, इंडिया हैड टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डेवलप्ड एंड प्रोग्रेसिव नेशन. तो हमें क्या करना है, हमारी कंट्री को डेवलप्ड कंट्री से प्रोग्रेसिव नेशंस में लेके जाना है. The Constitution as specified the subjects to which the union and the state government should give priority to their policies. जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के रूल्स एंड रेगुलेशन स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट फॉलो करती है पब्लिक्स के बेनिफिट्स के लिए. Okay, should be priority in that policies for the people's welfare through the directive principles of state policy. Directive principles of state policy में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो भी पॉलिसीज लिखा है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? पीपल के वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाता है. Each directive contains a subject for the state policy. The makers of the Indian Constitution had realized that it would be require lot of resources if all the policies were be implemented at the same time. अगर हर एक पॉलिसीज को हम एक ही टाइम में निकालने की कोई इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए बहुत सारे पैसे लग जाएंगे. जैसे हमारे कंट्री में एजुकेशन में डेवलप करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलप करना है, और हर एक लाइक रोड्स, बिल्डिंग्स, वाटर फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़, लाइक सोशली हमें डेवलप करना है. ईच एंड एवरी फील्ड वी वांट टू प्रोग्रेस. और ये प्रोग्रेस हमें एक ही टाइम्स एट अ टाइम्स हमें सब प्रॉब्लम्स को एक साथ हम नहीं लेंगे. दैट इज़ द रीज़न वाई दे डिड नॉट मेक अ डायरेक्टिव बाइंडिंग अपॉन द स्टेट लाइक द फंडामेंटल राइट्स. दे एक्सपेक्टेड दैट स्टेट शुड इम्प्लीमेंट दैम स्लोली एंड स्टडीली. इसलिए स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया जाता है कि हर एक पॉलिसी, जो भी पॉलिसीज़ को निकालोगे तो उसको स्लोली और स्टडीली वो पॉलिसीज़ को पीपल्स के वेलफेयर के लिए यूज़ करना है. ओके, दिस इज मेंशन इन द डायरेक्टिव policies of state policies include. And some more important directive principles of state policies that let us read and understand these points. The state should secure adequate means of livelihood to all citizens without any gender discrimination. हमें स्टेट क्या करना चाहिए बेटा? एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब हर एक इंसान को जीने के लिए पूरी हक होती है. इसमें हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए. बॉयज़ या गर्ल्स हर एक को हम अपने हिसाब से जीने की हक होती है. उनकी जॉब सेलेक्शंस या उनके रहन सहन, स्टाइल ऑफ लिविंग, एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू दैट लाइवलीहुड दे विल यूज. हर एक को जीने का हक होता है. The state should secure equal pay for equal work for both men and women. स्टेट को ये भी देखना चाहिए कि हर एक मैन हो या वुमेन हो, इक्वल काम के लिए इक्वल पेमेंट देना बहुत ज़रूरी है. इसमें भी हमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए स्टेट को.
द स्टेट शुड सिक्योर द इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ। स्टेट को ये भी देखना है कि पब्लिक हेल्थ का इम्प्रूवमेंट अच्छी तरह से हो, उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो। जैसा अभी बहुत सारे लोग हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर जाते हैं क्योंकि वहाँ पर हमें हर फैसिलिटीज़ दिया जाता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हमें इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं होती है, इसलिए हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को अवॉइड करते हैं। स्टेट का ये ड्यूटी होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी अच्छी तरह से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, ताकि हम जैसे गरीब लोग होते हैं जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, वो अफोर्डेबल नहीं होते हैं अपने हेल्थ की एक्सपेंस को सैक्रिफाइस करने की, वो पीपल्स के लिए गवर्नमेंट अच्छी फैसिलिटीज़ देकर पब्लिक हेल्थ के लिए हेल्प करना चाहिए। Okay, now the see children, fourth point, the state shall endeavor to protect and improve the environment and safeguard and the forest and the wildlife of the country। स्टेट को ये भी देखना है कि हमारे एनवायरनमेंट को किस तरह से हमें सेफगार्ड में रखना है, फॉरेस्ट को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, वाइल्ड लाइफ को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। ये सब हमारे एनवायरनमेंट की सुंदरता बढ़ाती है। इन सब चीज़ों से हमारे एनवायरनमेंट को हमें स्पॉइल नहीं करके हमारे एनवायरनमेंट को पूरी तरह से हमें प्रोटेक्ट करना है। Fifth point, let us see children, the state shall protect all monuments of historical interest and national importance। हमारे स्टेट को ये भी देखना है कि हमारे जो भी मोनूमेंट्स है, फोर्ट्स है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, इन सब की देखभाल करें। इन सब में कोई भी या स्क्रैचेस करना या तोड़फोड़ करना, ये सब चीज़ों से दूर रखकर उसकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है स्टेट को। द स्टेट शैल प्रमोट विथ special care the educational and economic interest of the weakest sections of the people, especially scheduled caste and scheduled tribes। स्टेट को ये भी करना है कि स्पेशल एजुकेशंस का जो भी प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है, इकोनॉमिकली बैकग्राउंड सेक्शन जो होती है, वो सेक्शंस को बहुत हेल्प करना है। जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लोग होते हैं, उन बच्चों के पास अगर एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ नहीं होती है, बच्चे एजुकेशन नहीं कर पाते प्रॉपर बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो उन लोगों के पास उनको जो फैसिलिटी चाहिए वो फैसिलिटी स्टेट उनको देकर हमारे कंट्री का गरीबी दूर करना ज़रूरी है। ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ आवर्स this page number 84। okay children, in the same chapter, the state shall offer public assistance to citizen in case of unemployment। अगर स्टेट को ये भी देखना है, अगर पब्लिक जॉबलेस है तो उनको जॉब प्रोवाइड करना है, और ओल्ड एज पीपल्स को अगर रहने की जगह नहीं है तो उनके लिए ऑर्फनेज ओपन करना है, या ओल्ड एज सेटलमेंट ओपन कर उनकी देखभाल करना उनकी ज़रूरी होता है। और सिकनेस के लिए प्रॉपर मेडिसिन फैसिलिटीज़ भी देकर उनकी देखभाल करना स्टेट की रिक्वायरमेंट है। ओके चिल्ड्रन, स्टेट को करना चाहिए। द स्टेट शैल सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लीकेबल टू द एंटायर कंट्री। स्टेट को ये भी सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड को एंटायर कंट्री में अप्लीकेबल करना चाहिए, क्योंकि जब डॉक्टर एक यूनिफॉर्म पहनता है तो उसका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि वो अपने पेशेंट के साथ प्रॉपरली हर एक रूल्स को, वो जब कोड हमारी यूनिफॉर्म की कोड जो है वो हमें डिसिप्लिन बताती है और वो हमारी ड्यूटीज़ को याद दिलाती है। लाइक हम स्कूल्स में यूनिफॉर्म पहनते हैं तो हमारी डिसिप्लिन स्कूल्स के लिए डेवलप हो जाती है। जिस तरह से हमें बिहेव करना है ये हमें एक यूनिफॉर्म कोड ही अप्लाई कर सकती है। जैसे पुलिस होते हैं, लाइक डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, मेनी ऑफ द टीचर्स, लाइक एवरीवन दे शुड फॉलो द यूनिफॉर्म कोड, अप्लीकेबल होना चाहिए सबको। Okay children, now come to this, can you tell what they want to say? There is a directive to ensure equal pay for equal, that we learned in the before point। okay, that for each, whether they are men or women, they should pay the equal salary for equal work, which principle and ideals of the constitution will be realized with this directive। why does it happen that in spite of doing the same work women are paid less than man? so ये क्वेश्चन अराइज होता है जब वुमेन भी अगर सेम काम करने के बाद भी उन्हें सैलरी में क्यों डिफ्रेंशिएट होना चाहिए और किस लिए डिफ्रेंशिएट होना चाहिए, इस तरह से न होकर उनके साथ अन्याय करना बुरी बात है। सो वी हैव टू पे इक्वल सैलरी इक्वल पे। ओके चिल्ड्रन, नाउ कम टू डू दिस।
Now see children, what they do this explain you this is for you people to try and understand this. Apart from the above directive, there are other that specify what the state should do in order to bring about the welfare of the people. A few issues have been listed below. Find out the directives that is relevant in these contests with the help of your teacher. For example, foreign policy. It should be the policy of the state to endeavor to secure the promotions of international peace and security. देखो बेटा, हमारी पूरी कंट्री की पीस और सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट को और क्या करना चाहिए? गर्ल्स एजुकेशन में उनकी प्रोग्रेस लाना है. अपराइट ऑफ चिल्ड्रन इन अ हेल्थी एंड हैप्पी एटमॉस्फेयर. और स्टेट को ये भी देखना है कि चिल्ड्रंस हेल्थी हो, उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन देकर हमारी जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं उनके हेल्थ को अच्छे से रखना है और हैप्पी एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है ताकि कोई भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम्स ना हो. इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर्स में भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए ताकि मतलब फ्रेश फूड एंड विदाउट माल न्यूट्रिशन फूड शुड गेट ईच एंड एवरी वन. लाइक दिस स्टेट को हर एक का प्रॉब्लम दूर करने का प्रोग्रेस की तरफ बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए. ओके चिल्ड्रन, नाउ सी द नेक्स्ट वन. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स और टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स दोनों भी एक कॉइन्स के दो भाग होते हैं. ड्यू टू फंडामेंटल राइट्स सिटीजन गेट द मोस्ट नीडेड लिबर्टी. फंडामेंटल राइट्स से सिटीजन्स को अपने नीड्स के और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के पता चलता है. वाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्रिएट एन एटमॉस्फेयर कंड्यूसिव टू द ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमें ऐसी एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है जिसमें हमारी कंट्री की ग्रोथ हो, पब्लिक के वेलफेयर के लिए अच्छा हो एंड डेमोक्रेसी हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करती है. See children, even though we cannot go to the court if a directive principle is not implemented by the government, we can put pressure on the government in various ways to make a policy in order to meet these goals. देखो बेटा, अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अगर कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है या कुछ देर कर रही है या जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं उसी में कुछ डिले हो चुका है तो हम लॉ के पास या कोर्ट के पास हम बिल्कुल नहीं जा सकते. क्यों नहीं जा सकते? हम अब प्रेशर भी गवर्नमेंट के ऊपर हम प्रेशर भी नहीं डाल सकते बिकॉज टू मेक द पॉलिसी इन ऑर्डर टू मीट दिस गोल्स. हमारे फुलफिलमेंट के लिए ना हम कोर्ट के पास कंप्लेंट देंगे गवर्नमेंट के बारे में और उनको प्रेशर हमें we can put pressure on the government in various ways to make the policy in order to meet these goals. हम गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के ऊपर हम लोग कोई प्रेशर नहीं डाल सकते. बट गवर्नमेंट को हम वी कैन से कि ऐसे पॉलिसी जो है वो हमारे लिए कंट्री के लिए अच्छा है तो ये लाने की कोशिश करो. लाइक दिस वी कैन एबल टू गिव द कंप्लेंट्स बट कोर्ट में हम इसके कंप्लेंट नहीं दे सकते. ओके, नाउ वाई सी चिल्ड्रेन, व्हाट हेल्स डू यू थिंक? और आपको ऐसे क्या लगता है कि गवर्नमेंट को बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट शुड डू फॉर दिस चिल्ड्रेन. See children, make a list of your demand. How would you convince others that your demand for just? अगर आपको ऐसे कैसे लगती है कि गवर्नमेंट को आपको क्या बोलना चाहिए कि बच्चों की स्टडीज़ के लिए क्या करना चाहिए, क्या आप क्या फील करते हो एज अ सिटीजन्स? देखो बच्चों, विच इम्प्रूवमेंट्स विल बी पॉसिबल विद द फॉलोइंग फैसिलिटीज़. ये फॉलोइंग फैसिलिटीज़ आपको माइंड में रखना है. जैसे पब्लिक टॉयलेट्स होती है, बच्चों को पब्लिक टॉयलेट्स की टॉयलेट की जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो उनके लिए अच्छी फैसिलिटीज़ देना चाहिए. क्लीन वाटर सप्लाई, जो वो पानी बच्चे पीते हैं, जो यूजेबल वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है, उसके भी क्लीन फैसिलिटीज़ होना चाहिए. और बच्चों को वैक्सीनेशन प्रॉपरली देना चाहिए ताकि वो आने वाली बीमारी से फेस करने की उसमें पावर हो. ओके, लाइक दिस सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट यू कैन एबल टू pressurize the government to bring these policies to for the betterment of the children's betterment of the society. Okay children, these are the directive principles. Now let us go fundamental rights. Fundamental right means what children? See, fundamental right means any democracy citizen have a dual responsibility. They should not only the religion that their rights are not unfairly restricted.
फंडामेंटल राइट्स में जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसे हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि निगलेक्ट करना या रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। उसे फुलफिल करने का हर एक की ड्यूटीज़ और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है एज अ सिटीजन। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड सेवरल प्रोविजंस थ्रू द फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे प्रोविजंस बताए हैं फंडामेंटल के राइट्स के थ्रू से। एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉर द पीपल वेलफेयर, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो पीपल्स के वेलफेयर के लिए, उसके लिए भी। द बेनिफिट्स ऑफ द वेरियस स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट रीच ऑल द पीपल इफ दे डू नॉट फुलफिल देयर फंडामेंटल ड्यूटीज़। अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फुलफिल नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज निकालती है पीपल के वेलफेयर के लिए वो पूरा कभी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट एज इम्प्लीमेंटेड सेवरल प्रोजेक्ट अंडर इन स्वच्छ भारत स्कीम। जैसे गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत की स्कीम के ऊपर बहुत सारे पॉलिसीज निकाले, बट वो वेदर फुलफिल्ड, क्या वो पूरा हो पाया? नो, बिकॉज पीपल टू नीड टू चेंज देयर हैबिट्स एंड मेक पब्लिक प्लेसेस डर्टी। और पीपल्स को भी अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को चेंज करके हमारी जो प्लेसेस डर्टी है उसको, उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करना चाहिए। जैसा डस्टबिन, जब भी हम रास्ते में जाते हैं या कोई हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स की विजिट के लिए जाते हैं तो हमें कोई भी चीज़ खाकर वहाँ पर फेंकना नहीं चाहिए, उसको प्रॉपरली डस्टबिन यूज़ करना चाहिए। लाइक वेट गार्बेज, ड्राई गार्बेज करके हमें हमारी सिटी को, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन रखना ज़रूरी है। In order that the Indian citizen become conscious of their responsibilities. Fundamental duties were included in the Constitution. The fundamental duties of Indian citizens are as follows. देखो बेटा, बहुत सारे हमें fundamental duties के बारे में बोला है. Let us see what the fundamental duties says to us. To abide by the Constitution and respect the national flag and the national anthem. हमें हमारी ड्यूटी होता है कि हमारे नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट दें। हमें कहीं पर भी नेशनल फ्लैग मिला तो नीचे से उठाकर उसे प्रॉपर प्लेस में रखना चाहिए, ना ताकि ना उसके ऊपर हमारे पैर लगना चाहिए। और नेशनल एंथम हम कहीं पर भी जाते हैं, जहाँ पर भी हम नेशनल एंथम सुनते हैं तो वहाँ पर 2 मिनट के लिए हमें खड़े रहकर उसको रेस्पेक्ट देना चाहिए। दिस इज द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द ड्यूटीज as per the citizen. Now see children, second point, to cherish and follow the noble ideas which inspired our national struggle for freedom. जो भी हमारे यहाँ नेशनल लीडर्स हैं जैसा सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, ऐसे बहुत सारे जो फ्रीडम स्ट्रगल्स हैं उन्होंने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करके हमें फ्रीडम दिलाई। उनके बारे में हमें उच्च विचार रखना चाहिए, उनको हमेशा रेस्पेक्ट देना चाहिए। To uphold the protections, the sovereignty, unity and integrity of India. हमारी कंट्री को प्रोग्रेस की तरफ लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सब मिलजुल कर रहना चाहिए। हर लोगों जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन होते हैं ना, भेदभाव देकर हमें हमारी कंट्री को किस तरह प्रोग्रेस की तरफ लाना है उसके बारे में सोचना चाहिए। हमें एकता की लाइफ में जीना है। वी ऑल आर इंडियंस करके हमें जीना है। टू डिफेंड द कंट्री एंड टू रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। अगर आपको कभी कोई चांस मिले हमारे कंट्री की प्रोग्रेस के लिए काम करने का तो आप तुरंत वो काम को अपना कर हमें अपना पूरी ड्यूटीज निभानी है। To promote harmony and the spirit of common brotherhood, transcending diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of woman. देखो बेटा, यहाँ पर हमें ब्रदरहुड की रिलेशन रखना चाहिए। जैसे हम कंट्री में रहते हैं, लाइक ब्रदर्स, सिस्टर्स, मदर, फादर, जो भी रिलेटिव्स हैं या नेबर है, आसपास के लोग हैं, उनके ऊपर हमें ब्रदरहुड की रिलेशन रखना चाहिए और हमें वुमेन को रेस्पेक्ट देना चाहिए, उनको हर तरीके से प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। हमें हर कल्चर्स को रेस्पेक्ट देना है, वेदर इट इज़ हिंदू, मुस्लिम, सिख और गुरुद्वारा, एनी लैंग्वेजेस like Hindu, any languages it might be, we should give respect to all the cultures.
to protect and improve the natural environment and to have composition for living creatures. देखो बेटा, हमें हमारे एनवायरनमेंट की नेचुरल रिसोर्सेज जो है लिविंग क्रिएचर्स है उसको हमें प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट हियर. टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म. हमें साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए. जो पब्लिक के ऊपर साइंटिफिक टेम्पर होता है उसे हमें दूर करने की कोशिश करना चाहिए. जैसा जादू टोना होता है, या हम दरवाजे के उधर नींबू बांधते हैं, या कैट क्रॉस किया हमारे वे तो हम हमारे काम को स्टॉप कर देते हैं. ये जो अंधविश्वास को है हमें दूर करना है. टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू इंश्योर वायलेंस. पब्लिक प्रॉपर्टी को हमारी प्रॉपर्टी समझकर हमें उसे सेव करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी जो होती है हमारी नेशनल वेल्थ होती है, इसे हमें नुकसान होने नहीं देना चाहिए. To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rise to higher levels of endeavor and achievement. इस तरह से हमें हर एक इंडिविजुअल्स में अच्छी क्वालिटीज़ डेवलप होगा तो हमारे नेशंस की प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी से होगा एंड हमारी कंट्री जो वो डेवलपिंग प्रोसेस में प्रोग्रेसिव की तरफ बढ़ने लगेगा. Okay children, now see the last point of this. Every citizen of India who is a parent or guardian should provide opportunity of education to his or her child or ward between the age of 6 and 14 years. हर एक के पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को अच्छी सी बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे और प्रॉपर एजुकेशन दे बच्चों को. ओके चिल्ड्रन, राइट दिस आर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स. हमें इस तरह से हमारी ड्यूटीज़ को अगर हम फुलफ़िल करेंगे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो भी पॉलिसीज़ निकालती है वो हमारे बेनिफिट्स के लिए निकालती है, और हमें एज ए सिटीजन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करके अगर ये पॉलिसी में हम बदलाव लाएँ तो हमारी कंट्री की प्रोग्रेस बहुत अच्छी सी होगी एंड वी ऑलवेज बिकम आवर कंट्री विल ऑलवेज बिकम अ प्रोग्रेसिव नेशन. Okay children, now see some pictures are given here. What this picture shows, like whatever a boy scribbling on a historical structures. Historical structures जो होता है ये boy वहाँ पर scribble कर रहा है. तो what are our duty as a citizen? We have to stop for doing this all the bad things. Okay children, now next one here. Hanging lemon and chilies on the door. So this is what scientific temper. ये scientific temper को जैसे हमारे घर पे नज़र न लगने के लिए हम ऐसे सिम्बल्स जो यूज़ करते हैं उसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए. हमें scientific temper के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए. Now third pictures what shows children damaging of public buses, like sometime because of non-violence fighting occurs between the religions. That time what happens, they are throwing stones on the buses, and the buses is what public property, and public property means it's our national income. We have to save our national income, so we should not spoil by throwing stones on the buses. We should not damage the public property. Okay children, now fourth picture is what shows a man emptying a garbage can on the street. See children, how this is showing about the garbage. We are passing on the way, and on the way only she throwing the dust, so it become bad spoil, and many of the those who are staying near and those who are passing, they will affect because of the bad smell. Health problem will create and it will spoil our environment. So we have to throw the garbages in the dustbin properly. Okay children, like this it is these all the like fundamental duties. According to that we have to follow and we have to bring good improvement in our society. Which of the fundamental duties are not being followed by the situation above? See children, these all are what our fundamental duties. We have to we try to fulfill and we have tried to stop the bad things whatever happening in the environment and to bring our country in a progressive nation. Okay children,
Now see children, in these pictures what they given between the conversation between the childrens, like how you childrens will conversation with each other. See, the river in our village does not look like a river at all. What an amount of plastic waste. Even if anybody tells me I will never throw any waste in the river. See children, हमारे ये what this boy wants to say, ये बोल रहा है कि हमारे रिवर के हमारे विलेज की जो रिवर है वो बिल्कुल भी साफ़ नहीं है, जैसे उसमें प्लास्टिक्स गिरे हुए, बहुत सारे कचरे गिरे हुए। तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमें हमें ये इन्फॉर्म करना चाहिए पब्लिक को, ताकि हमारे रिवर की वाटर जो होता है वो हमारे लिए बहुत यूज़ होता है और ये इन्वायरमेंट को स्पॉइल करती है प्लास्टिक। इसलिए जो प्लास्टिक्स होते हैं, डस्ट होते हैं, इसे हमें डस्टबिन में डालना चाहिए, रिवर में थ्रो नहीं करना चाहिए। Now second, what this girl shows, that is all right, but what to do about these डिफेंडिंग साउंड। देखो बेटा, कभी हमारे यहाँ फंक्शंस होता है तो हम बहुत सारे लाइक डीजे ये सब लगाकर हम क्या करते हैं, टेप रिकॉर्ड लगाते हैं, लाउड वॉइस लगाते हैं और हम पब्लिक को डिस्टर्ब करने के, आसपास के लोगों को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। वी शुड नॉट डू दिस, ओके चिल्ड्रन, बिकॉज मैनी ऑफ द ओल्ड पीपल हैव द मैनी हेल्थ प्रॉब्लम, दे विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए। वी हैव टू स्टॉप फॉर डूइंग दिस। पीपल जस्ट डोंट सीम टू रियलाइज दिस थिंग्स वाइल सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल। जब पीपल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं वो सिर्फ अपनी एंजॉयमेंट देखते हैं, पब्लिक को क्या प्रॉब्लम्स होती है उससे उन्हें कोई लेन देन नहीं होती, बट हमें ये थिंकिंग करके इससे भी हमें दूर करना चाहिए। ओके चिल्ड्रन, we should also be insistent on our responsibility as a citizen. As a citizen हमें ये सब प्रॉब्लम्स को रोकना चाहिए। ओके, it is our duty to protect resources and public property of our country। और हमें क्या करना चाहिए, हमारी ये ड्यूटी होती है कि हमारे रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करें और पब्लिक प्रॉपर्टी जो भी है उसकी भी हमें देखभाल करें हमारे कंट्री की प्रोग्रेस के लिए। Okay children, these are the conversation between the boys and the girls. Now some conversation here written, let us read. Let us state step by step. Let us make a few resolution. हम भी हमारे काम स्टेप बाय स्टेप कर कर हमारे हर सॉल्यूशंस को पूरा करने की कोशिश करेंगे। Let us tell girls and boys to go to school. हर एक बच्चे जो भी आपके आसपास में, उन सब बच्चों को बोलो कि स्कूल जाना ज़रूरी है। इस तरह से आप अपनी ड्यूटीज़ निभाओगे। Let us use the different facilities and school responsibility. हमारे स्कूल्स में जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसा स्कूल के एनवायरनमेंट को क्लीन कर। Okay children, now let us continue this. Let us perform all the tasks that we have undertaken honestly, always striving and excellence. इस तरीके से हमें हमारी हर फैसिलिटीज़ को, हर ड्यूटीज़ को हमें अच्छी तरह से निभाकर हमारे कंट्रीज़ को एक्सेलेंस की तरफ लाना है। Okay children, these are the conversation between the boys and the girls. As a citizen we have to follow this and we have to stop the bad activities and we have to bring our country in a progressive nation. Okay children, this is the last point now. To this our chapter is going to finish. What do you think? Girls and boys between the age of 6 and 14 have got the right to education. All the girls and boys in this age group should be in school. Yet many girls and boys are not able to go to school because of many reasons. They have to work to help their parents earn a living for the family. Do you think that it is unfair to such children to insist that they go to school? See children, it's our duty to inform the girls and boys between 16 to 14 years that parents' duty to send the child to school. If suppose the child is not going to school, it's our duty to inform them and we have to show them the importance of the education and we have to make them understand the education's importance and we tell them to go to the school. Okay children, now see this last paragraph. At the beginning of the civics sections, we got introduced to the goals and characteristics features of the Indian Constitution. In the beginning, what we learned in the civics about the Indian Constitution. We shall consider the rights of the Indian citizen. According to the Constitution, Indian citizens, what rights are there and the legal protections guaranteed to these rights and how our rights are protected by the
laws by constitution. We understood the directive principles of state policy and fundamental rights, how the directive policy implement the various policy for the welfare of the people, and what is the fundamental duties as a citizen we have to do, that we have learned in this chapter. Next year we shall study the administrations of a country. Thank you children. We will meet with a new lesson tomorrow.